हेलो स्टूडेंट्स। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा फिटर थ्योरी की क्लास लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। ये क्लास मैं आज फर्स्ट ईयर के लिए ले रहा हूँ, जिसमें मैं सेफ्टी से रिलेटेड चैप्टर आपको पढ़ा रहा था। हमने लास्ट टाइम सेफ्टी के चैप्टर्स पढ़े हैं, जिसमें हमने सुरक्षा के बारे में पढ़ा है। सुरक्षा से संबंधित कई फील्ड होते हैं। हमने सुरक्षा के बारे में क्या क्या पढ़ा था। हमने आपको आईटीआई के बारे में बताया कि आईटीआई क्या चीज़ होती है और आईटीआई का उद्देश्य क्या है। दूसरा, हमने उद्योगों में जो सामान्य सुरक्षा के नियम है उसके बारे में आपको पढ़ाया था। व्यक्तिगत सुरक्षा के और पीपीई किट के बारे में आपको पढ़ाया था। उसके बाद हमने प्राथमिक चिकित्सा के बारे में आपको पढ़ाया। उसके बाद मुख्य विषय का संचालन, इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट होते हैं सुरक्षा से संबंधित, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल को कैसे हमें निपटान करना है, उसको वेस्ट करना है, फाइनल अंजाम तक पहुंचाना है, पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद सुरक्षा के संकेत पढ़े। किस सिंबल को देखते ही हमें क्या समझना चाहिए, मतलब उस सिंबल को देख के हमें समझ जाना चाहिए कि ये वार्निंग साइन है या इंफॉर्मेशन साइन है। आपात स्थिति में प्रतिक्रिया, आपात स्थिति में हमें क्या क्या एक्शन लेने चाहिए। हाउस कीपिंग का महत्व, आपको जो रख रखाव है, अगर आप किसी कार्यशाला में काम करते हैं तो वहाँ पर आपकी हाउस कीपिंग कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में आपको समझाया गया था। अब जो मॉड्यूल 1 यहाँ तक खत्म हो जाता है और उसके लास्ट में हमने पढ़ा था भार उठाना, मतलब कोई भी भारी वस्तु को ट्रांसफर करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए और उसके क्या क्या उपाय हैं, उसके बारे में आपको बताया गया था। अब अगला जो मॉड्यूल है वो है बुनियादी फिटिंग, मतलब बेसिक फिटिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीनियर मेजरमेंट, जो रेखीय जो माप है, जो सीधी माप है, उसको कैसे मापा जाता है। तो सीधी माप के लिए हम लोग किस किस उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें क्या क्या डायमेंशंस होती हैं, वो काम कैसे करते हैं, उनको पढ़ा कैसे जाता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसी क्रम में आपको नली का व्यास, कोई अगर सकरी जगह है उसको कैसे मापना है, उसके बारे में, पंच के बारे में बताया जाएगा कि पंचिंग कैसे की जाती है, वी ब्लॉक के बारे में, बेंच वाइज के बारे में, हेक्सा फ्रेम के बारे में, और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो आज हम लोग अभी शुरू करते हैं लीनियर मेजरमेंट के साथ, कि लीनियर मेजरमेंट क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है। तो ये है आपका लीनियर मेजरमेंट। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, मापों की इकाइयाँ क्या क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे, मीटर के गुणज क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस्पात मतलब यहाँ पर स्केल की बात कर रहा है, इस्पात मतलब स्केल, स्केल स्केल किस किस प्रकार के होते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, इनके प्रकार क्या क्या है, और जब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जैसा कि लिखा है कि जब हम किसी वस्तु को मापते हैं, जब भी हम किसी वस्तु को मापते हैं तो हम वास्तव में उसकी तुलना माप के ज्ञात मानक से कर रहे होते हैं। जैसा कि सही कहा गया है, एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट के अनुसार लंबाई की जो इकाई होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। एसआई यूनिट मतलब क्या होता है, एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई का मतलब होता है, जो एसआई होता है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब, तो ये एसआई का फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा एसआई मात्रक बनाया जाता है जिसको सभी देश के लोग मानते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ मीटर बोला है भारत में, तो वही मीटर पाकिस्तान में भी होगा, वही मीटर अफगानिस्तान में भी होगा, वही मीटर अमेरिका में भी होगा, वही मीटर इंग्लैंड में भी होगा। मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एसआई यूनिट को ही फॉलो किया जाता है। जैसे कि अंग्रेजी क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो आपको भले ही कोई भाषा ना आती हो, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप किसी भी कंट्री में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई 1 मीटर पता होता है हमें कि 1 मीटर की फला लंबाई होती है, जिसमें 1000 mm, जैसे अगर ये 1 मीटर है तो 1000 mm होगा ये, या 100 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ नापते हैं तो हम इससे तुलना ही तो कर रहे हैं कि इसके तुलना में ये कितना कम है या कितना है। अगर कोई 600 mm आ रहा है तो हम बताएंगे ना भाई 1 मीटर में ये 0.6 मीटर ही है, तो इससे तुलना कर रहे हैं 1 मीटर से, तो हम क्या करते हैं, तुलना ही कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ से। ठीक है। मूल इकाई क्या क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल के अनुसार लंबाई की आधार इकाई मीटर है। नीचे दी गई तालिका में 1 मीटर को कुछ गुणजों में सूचीबद्ध किया गया है। जैसे आप देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1000 mm, मतलब मिलीमीटर। मिलीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर, ये एक मान के चलिए आप, 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर। उसके बाद 1 मिलीमीटर में कितना होता है, तो मिलीमीटर से भी एक छोटी इकाई होती है जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोन। माइक्रोन, सॉरी इसको न बनाइए, माइक्रोन होगा ये। ठीक है, माइक्रोन। 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है। याद रखिए mm कितना होता है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। इसके भी 1000 हिस्से किए जाएं तब जाकर माइक्रोन बनता है। माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में क्या होता है कि 1 मिली माइक्रोन में आपका जो होता है 0.001 mm होता है, मतलब 1000 mm होता है 1 माइक्रोन। जिसका उल्टा हो गया, जैसे इसने यहाँ पूछा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इससे 1000 से भाग दे देंगे, 1/1000, तो ये क्या आएगा, 0.001 mm आ जाएगा। तो 1 माइक्रोन में क्या होता है, 1000 mm होता है, और 1 mm में 0.001, 1 माइक्रोन में 0.001 mm होता है। इंजीनियरिंग अभ्यास, जैसे आप कोई जब फिटिंग शॉप में काम कर रहे होंगे या कोई इंजीनियरिंग का काम कर रहे होंगे, तो कोई भी माप हम क्या किस में लेंगे, हम mm में लेंगे। किसी भी माप को हमें mm में लेना होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल, इसी को हम फॉलो करते हैं। और एक ही टाइप के डायमेंशंस लेने से हमें क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं रहता कि आप एक mm में ले रहे हैं, दूसरा सेंटीमीटर में लेंगे, तो आपको बार बार कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोई एक इकाई मानी जाती है जो सबसे छोटी इकाई है, उसको इसलिए माना जाता है ताकि जो भी माप हो, माप की शुद्धता बनी रहे, माप में शुद्धता बनी रहे। आप सेंटीमीटर में अगर नाप लेंगे तो फिर mm में तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में भी 10 mm होते हैं, इसलिए हम लास्ट mm तक कोई भी नाप लेते हैं। और माइक्रोन में क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि माइक्रोन में आंखों द्वारा आप माप नहीं ले सकते हैं। mm की माप आप आंखों तक ले सकते हैं देखकर, जो mm की माप है वो देखकर ली जा सकती है, लेकिन इसके नीचे आप देखकर नहीं ले सकते। उसके लिए बहुत ही सूक्ष्म उपकरण होते हैं, उसका हमें सहारा लेना पड़ता है। अब जैसे कि देखिए माप की एक वैकल्पिक ब्रिटिश प्रणाली भी है। जो माप है, सॉरी ये क्या हो गया है, इसको हम मिटा देते हैं। माप की क्या है ना, एक वैकल्पिक ब्रिटिश प्रणाली भी है। इसमें जो वो वैकल्पिक है वो डायरेक्ट इस्तेमाल में नहीं आती। इस प्रणाली में आधार इकाई इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड है, दूरी का जो मात्रक है वो यार्ड है। ग्रेट ब्रिटेन सहित अधिकांश देशों में पिछले कुछ वर्षों में एसआई मानकों को अपना लिया गया। पहले क्या होता था कि ये लोग दूरी का मात्रक यार्ड में लेते थे, लेकिन जब ग्लोबल दुनिया क्या है, ग्लोबल हो चुकी है, हर काम एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी देश अपने ऊपर ही आश्रित नहीं है, हर देश एक दूसरे पे आश्रित है। मान लीजिए कोई कार अगर किसी कंपनी को बनानी है, तो कुछ पार्ट चाइना से आ रहा है, कुछ पार्ट इंडोनेशिया से आ रहा है, कुछ पार्ट नेपाल से आ रहा है, अरे सॉरी बांग्लादेश से आ रहा है। तो क्या है,
अगर हम एक सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक कार्य करेंगे, जिससे काम करने में क्या होगी, आपको समस्या होगी। इसलिए हर कंट्री एसआई यूनिट को ही अब फॉलो कर रही है। जब पहले ऐसा नहीं था, भारत में विनिर्माण नहीं होते थे और बहुत ही कम देशों में होते थे, तो ये लोग केवल यार्ड को मानते थे, लेकिन अब एसआई यूनिट को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत ही सरल है और सीधी सादी भाषा में ही आपको समझा रहे हैं। आप लोग ये याद कर लीजिएगा ज़रूर कि 1 मीटर में 1000 mm होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होता है। ठीक है, ये ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि यही आपको आगे जाकर काम आएगा। अब जैसे कोई कार है, ये फिगर नंबर 2 में देखिए आप लोग, एक कार है। इस कार में कार की लंबाई और चौड़ाई को कैसे दिखाया गया है, ये देखिए, ये इसकी हाइट है, इसको दिखाया गया 1760। ये क्या है, mm, मिलीमीटर में दिखाया गया है। ये क्या है, इसकी लंबाई है कार की, इसको किस में दिखाया गया है, 3860 mm में ही दिखाया गया है, क्योंकि यही मात्रक हर देश में हर ग्लोबल तरीके से फॉलो किया जाता है। अब देखिए फिगर नंबर 3 में, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल, इसमें क्या होता है, जो सबसे छोटी माप होती है, जब जो सबसे छोटी माप होती है वो होती है 1 mm का भी आधा, 1 mm/2, मतलब 0.5 mm। ठीक है, मतलब सबसे छोटी इकाई जो होती है वो 0.5 mm हम इस स्केल से नाप सकते हैं। ये किसकी बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये नियम लंबाई 150 mm, इसकी जो लंबाई किसकी लंबाई में उपलब्ध होते हैं बाजार में, 150 mm के, 300 mm के, 600 mm के। और जो ये स्केल होता है, जैसे आपने तो वो जो प्लास्टिक वाले स्केल खरीदते हो ना, उससे जो इसकी शुद्धता होती है, इसकी स्टील वाले स्केल की शुद्धता प्लास्टिक वाले स्केल से कहीं ज्यादा होती है। क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, वो कम टेम्परेचर में भी उसमें विस्तार हो सकता है और संकुचन हो सकता है, लेकिन जो स्टील है वो एक निश्चित तापमान पर भी उसका आयतन बढ़ेगा या घटेगा। इसलिए हम स्टील रूल को ज्यादा सूक्ष्म और एक्यूरेट मानते हैं। इसका जो जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, 0.05 mm, जो सबसे छोटी इकाई, जैसे ये जो खाना आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये खाना, यहाँ ध्यान से देखिए, जो 2 लाइनों के बीच में जो गैप है ना, यहाँ पर 2 लाइनों के बीच में जो गैप, वही 0.5 mm है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये छोटी लाइन और ये बड़ी लाइन के बीच में जो भी गैप दिख रहा है आपको, वो 0.5 है, और इस लाइन से लेकर इस लाइन के बीच में 1 mm का गैप है, तो वो उसका आधा है। जो छोटी लाइन है वो 0.5 mm पे है, और जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं वो 1 mm पे है। जैसे 4 से लेके 5, ये टोटल 10 mm का यहाँ फर्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 mm का फर्क है। तो ये स्केल को देखने का तरीका है। अब जो स्केल का जो एक भाग होता है, अगर उसको इंच में मापेंगे तो ये 1/64 होता है। अगर इसको आप इंच में मापेंगे तो 1 मतलब एक हिस्सा जो होता है, 64वें भाग का एक हिस्सा, वही कहलाएगा 1.5 mm। सटीक पठन के लिए लंबन में उत्पन्न होने त्रुटियों से बचने के लिए सीधे पढ़ना आवश्यक है। इसमें यह लिखा है कि इसको कभी भी एंगल से मत देखिए। जैसे अगर जब भी आपको कोई माप देखनी है स्केल पे, तो सीधे इसको ऊपर से एकदम सीधा देखिए 90 डिग्री पे, तो आपको क्या होगा, जो लाइनें हैं, लाइन के आगे एकदम लाइन सीधी दिखाई देगी। अगर आप साइड से देखने की कोशिश करेंगे या इधर से देखने की कोशिश करेंगे तो लाइन इधर या उधर दिखाई देगी। इसलिए कभी भी अगर आपको सटीक अनुमान लगाना है कि सटीक क्या लंबाई है, तो आपको एकदम सीधी आंखों से आपको उसके ऊपर आकर देखना चाहिए 90 डिग्री पे लंबवत। अंग्रेजी माप में स्टील नियम जो होते हैं 150, 300, 500, 1000 mm तक उपलब्ध होते हैं। ठीक है,
ये स्टील के प्रकार दिए गए, संकीर्ण इस्पात, अन्य प्रकार के जो इस्पात, लघु इस्पात नियम, पतला अंत के साथ पूर्ण लचीला इस्पात, ये उसकी लंबाई के अनुसार है। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। संकीर्ण इस्पात नियम क्या होता है? नैरो स्टील रूल का उपयोग कीवे और गहराई और छोटे डाई की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। वो क्या होता है कि जहाँ कहीं भी जो गहराई है, कोई सकरी जगह है जहाँ पर आपको नापना है, तो जहाँ पे ब्लाइंड होल है, जैसे कि एक कोई होल है वो एक तरफ से बंद है एक तरफ से खुला है, तो उस ऐसी जगहों पर नापने के लिए हम क्या स्केल को उसके अंदर डालते हैं और जो हाइट आती है उसको हम नाप लेते हैं। इसकी चौड़ाई 5 mm से 2 mm तक होती है। जो स्टील की चौड़ाई होती है ये 5 से 2 mm तक होती है। ये जो सकरी जगहें होती हैं उनको नापने के कार्य में ये आता है। लघु इस्पात, एक धारक के साथ 5 छोटे नियमों का यह सेट दुनिया का सबसे दुर्गम स्थान माप के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो साधारण स्टील नियमों के उपयोग को रोकते हैं। इसका उपयोग शेपर्स, मिलर्स और टूल डाई वर्क, मशीनिंग ऑपरेटर, खांचे, शार्टर, मतलब ये जो होता है, इसको फिगर नंबर 6 में देखिए आप, फिगर नंबर 5, फिगर नंबर 6, ये देखिए, ये सबसे पतला होता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में यही लाया जाता है स्केल। ये कहीं भी बहुत आसानी से पहुंच सकता है। होता तो सीधा है क्योंकि एक सीधी रेखा जो सीधी माप लेने के लिए ही काम आता है, लेकिन इसका जो आकार होता है वो संकीर्ण इस्पात से भी कम होता है। संकीर्ण इस्पात से क्या होता है? इसका आकार कम होता है। तो ये कहीं भी शेपर, मिलर जो मशीनें हैं उसके अंदर डालकर हम उसकी डेप्थ को चेक कर सकते हैं, उसकी चौड़ाई को चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही जो काम करने में आसान हो और तुरंत कोई किसी भी जॉब को चेक कर सके, उसको लिए हम बोलते हैं इसको लघु इस्पात। उसके बाद क्या है ये? लघु इस्पात के बाद है आपका पतला अंत के साथ स्टील नियम, जो जिसका एंड जो होता है वो पतला होता है। फिगर 7 कहाँ है आपका? ये आप देख रहे हैं ना, लघु इस्पात, इसी को बोलते हैं लघु इस्पात। इसके बाद पतला अंत के साथ स्टील। यह नियम भौतिक सभी यंत्रों के लिए पसंदीदा है क्योंकि इसका पतला अंत छोटे संकीर्ण स्लॉटों में आसानी से चला जाता है। जैसा कि इसका शेप आप देखिए, एक टेपर शेप है यहाँ पर। ये इसीलिए इसको ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि कहीं भी कोई टेपर या सकरी जगह है वहां पर ये आसानी से चला जाए। तो ये सब जो सारे जो 3 टाइप के जो आपकी स्केल है वो कार्य के आधार पर डिसाइड किए गए हैं कि जिस टाइप का कार्य है आप उस टाइप का ही स्केल वहां पर इस्तेमाल करें। इसके बाद स्टील नियम की सटीकता को बनाए रखने के लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि किनारों और सतहों की क्षति और जंग से सुरक्षित किया जाए। क्या होता है कि जब भी आपको स्केल, जैसे आपने ये स्केल लिया है, ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 4 शुरू होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो इसकी जो कॉर्नर वाला जो हिस्सा है, किनारों की सतहों को, इनको बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों बचा कर रखना ज़रूरी है? अगर ये घिस जाएंगे, मान लीजिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 mm है, अगर 1 mm घिस गया तो फिर यहाँ से आप जब भी कोई माप मापेंगे तो 9 ही mm होगा ना। तो मतलब क्या होगा कि आपकी जो माप होगी वो उसमें एरर होगा, उसमें त्रुटि होगी। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जो इसकी सतह होती है, कॉर्नर, उसको जंग से या किसी हिट से या घिसने से बचा कर रखना चाहिए। अगर यहाँ से माप छोटी होने लगेगी तो सारी माप यहाँ से छोटी ही मापी जाएगी। मान लीजिए कोई माप ये 9 mm ही है यहाँ तक घिसने के बाद, तो आप अगर यहाँ तक भी कोई चीज़ नापेंगे तो 19 mm होगा, ना कि 20 mm। इसीलिए जो इसकी कॉर्नर सतह है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। हालांकि ये जो कॉर्नर इसके जो स्टील के होते हैं वो टेम्पर्ड किए हुए होते हैं, मतलब जल्दी घिसते नहीं है, लेकिन हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि हम जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें। मौलिक व्युत्पन्न इकाइयों के मापन, जैसा कि मैंने बताया कि 1 माइक्रोन में 0.001 mm होता है, मतलब 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोन। माइक्रोन को
नॉर्मल वर्नियर कैलिपर से हम माप नहीं सकते, इसके लिए हम डिजिटल कैलिपर का ही इस्तेमाल करते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। ये सारे पैमाने आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप कोई भी डायमेंशंस को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको मापना बहुत ज़रूरी है। हालांकि 1 मीटर में कितना होता है आपका, बताया था मैंने आपको 1000 mm, 1000 mm। और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm। और उसी तरह ब्रिटिश में, जो ब्रिटिश प्रणाली है उसमें आप पढ़ेंगे तो 1000 ऑफ द इंच, जो 1000वां हिस्सा होता है वो 0.001 इंच के बराबर होता है। 1000 ऑफ एन इंच, जो इंच का 1000वां हिस्सा कितना होगा, 1/1000। जब भाग देंगे तो आप कितना आएगा, 0.001 इंच। ये जो दो लाइनें होती हैं इसका मतलब इंच होता है। ये इंच, अगर ऐसा कोई डायमेंशन, ऐसा कोई भी माप कहीं भी लिखा हुआ है तो अगर दो लाइनें यहाँ दी हुई है तो समझ जाइए इंच, ये इंच में बता रहा है इसकी माप। जैसे ये 1 इंच दिया हुआ है, ये 12 इंच लिखा हुआ है। 1 फुट में कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं। 1 यार्ड में 3 फुट होते हैं। एक फरलांग, फरलांग जानते हैं, एक फरलांग इसको बोलते हैं 220 यार्ड। ये इंडिया में नहीं इस्तेमाल होता ज़्यादा, ये ब्रिटिश प्रणाली में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसको बोलते हैं एक फरलांग में 220 यार्ड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको खुद याद करने पड़ेंगे। इसके बाद क्या है, स्क्राइबर्स। तो यहाँ तक हमने स्केल के बारे में पढ़ लिया कि स्केल किस किस प्रकार के होते हैं, उसमें किस प्रकार के डायमेंशंस ले सकते हैं। इंजीनियरिंग स्केल क्या होता है, उसकी जो सबसे छोटी माप होती है 0.05 mm तक होती है। और माइक्रोन के बारे में हमने पढ़ा, आपने मिलीमीटर के बारे में पढ़ा होगा, एमएम के बारे में पढ़ा होगा, सेंटीमीटर भी पढ़ा होगा, लेकिन माइक्रोन जल्दी नहीं पढ़ा होगा। तो माइक्रोन, अब इंजीनियरिंग लाइन में माइक्रोन तक की एक्यूरेसी में कार्य किया जाता है, इसलिए आपको माइक्रोन की भी जानकारी होनी चाहिए। तो 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। इसके बाद है स्क्राइबर। स्क्राइबर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग बुनियादी फिटिंग में ही। अगला स्केल के बाद हम स्क्राइबर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्राइबर क्या चीज़ है, स्क्राइबर्स। लेआउट कार्य को में बी लाइनों को खींचना आवश्यक होता है, जो कार्य क्षेत्र के आयामों को दर्ज करने और मशीनीकृत करने के लिए इंगित करता है। इसका अर्थ ये है, जो यहाँ पर बताया जा रहा है ना, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है जैसे कि कोई मेटल है, जो स्क्राइबर का उपयोग है वो मेटल पे लाइनें खींचने का काम होता है, मतलब किसी लौह पदार्थ पे। तो इसको मान लीजिए ये कोई मेटल है, ठीक है। अब इस मेटल को अगर आपको इस पर कोई मशीनिंग कार्य करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पर लाइनें खींचेंगे, तभी तो उतना हिस्सा आपको काटना है या उस पर कोई कार्य करना है। मान लीजिए हमें इसको यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हिस्सा हमें काट कर बाहर निकालना है। ये मान लीजिए 10 mm है और ये 10 mm है। अब इस हिस्से को काटने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लाइनें तो खींचनी पड़ेंगी, तभी तो आप इसको फिर काट पाएंगे। तो उस लाइनों को खींचने के लिए, वही बताया ना कि कार्य क्षेत्र के आयामों को दर्ज करने के लिए, मशीनीकृत करने के लिए, मतलब इस पर मशीनिंग का प्रक्रिया करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्राइबर का उपयोग करते हैं लेआउट बनाने के लिए। ठीक है, ये एक प्रकार का पूरा टुकड़ा है लोहे का, उस पर हमने लेआउट बना दिया। अब इसको हम काटेंगे, तो काटने से पहले जो उस पर हम मार्किंग करते हैं, उस मार्किंग को हम स्क्राइबर के माध्यम से करते हैं। जो फिटिंग शॉप है, फिटिंग में स्क्राइबर, स्क्राइबर का इस्तेमाल का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। स्क्राइबर का जो प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। कोई भी जॉब आप बनाएंगे, कोई भी XYZ, सबसे पहले आपको क्या करनी है, मार्किंग करनी है। तो स्केल की सहायता से आप स्क्राइबर पेंसिल की तरफ पकड़ते हैं, जैसे देखिए इसने पेंसिल की तरफ पकड़ रखा है और फिर उसे सीधी लाइन खींच देते हैं। तो स्क्राइबर का जो हिस्सा होता है ना वो बहुत नुकीला होता है। और स्क्राइबर का जो मटेरियल होता है, कोई जब भी इस बात का ध्यान रखना है आपको, मान लीजिए कि आपके पास कोई जॉब है, ठीक है, कि जिस भी मटेरियल का बना हुआ है आपको उसका मटेरियल की जानकारी होनी चाहिए। मटेरियल की आपको जानकारी होनी चाहिए।
क्योंकि इस मटेरियल से, जो स्क्राइबर का मटेरियल है वो हार्ड होना चाहिए, तो हार्ड मटेरियल ही सॉफ्ट मटेरियल पे निशान बना सकता है। अगर ये जो मटेरियल है इससे भी हार्ड होगा तो क्या होगा कि इसका नुकीला जो है टिप है वो टूट जाएगा और इस पे कोई निशान भी नहीं बन पाएगा। तो क्या होता है कि जनरली जो हम शॉप फ्लोर में जिस पे जॉब बनाते हैं वो मृदु इस्पात होता है, मृदु इस्पात, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील कहते हैं। अब माइल्ड स्टील क्या है, मृदु होता है, सॉफ्ट होता है। इस पे क्या है, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ये जो मटेरियल है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो हाई कार्बन स्टील जब इसके ऊपर कार्य करेगा तो उस पर एक गड्ढा बना देगा, लकीर बना देगा परमानेंट। तो इसीलिए स्क्राइबर जो होता है वो हमेशा ज़्यादातर हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ताकि वो आसानी से दूसरे मटेरियल पे निशान बना सके। इस निशान को बनाने के बाद ही इस पर कोई भी मशीनिंग अभिक्रिया की जाती है और हम मटेरियल को यथासंभव साइज में प्राप्त कर लेते हैं। ये देखिए स्क्राइबर है, ये इसके दोनों साइड के टिप को इस्तेमाल किया जाता है, इस साइड भी और इस साइड भी। ये अत्यंत नुकीला होता है। इसको क्या बोलते हैं, बेंड पॉइंट, जो बेंड किया हुआ पॉइंट होता है उसको बोलते हैं बेंड पॉइंट। इसको बोलते हैं ग्रिप। ये है देखिए, खुरदुरी सतह बनाई जाती है ताकि आपकी पकड़ मजबूत रहे। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट पॉइंट, मतलब सीधा पॉइंट, जो सीधा हिस्सा होता है, और ये बेंड हिस्सा होता है। तो बेंड पॉइंट, स्ट्रेट पॉइंट और ग्रिप। ग्रिप मतलब पकड़, पकड़, स्ट्रेट मतलब सीधा, बेंड मतलब घुमावदार। ठीक, तो ये होता है स्क्राइबर, ये स्क्राइबर की इमेज है। अब आगे देखते हैं प्रकार। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में प्रकार के बारे में। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडर। इस डिवाइडर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके भागों के नाम क्या क्या होते हैं, डिवाइडर का उपयोग क्या क्या है, डिवाइडर के निर्देश क्या क्या हैं, हमें किस प्रकार से कार्य करना है, और इसके जो महत्वपूर्ण संकेत हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिवाइडर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी उपकरण है या औजार है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें कि मान लीजिए फिर से ये आपका कोई जॉब है और इसको बीच में आपको होल बनाना है, एकदम बीचों बीच ऐसा सर्कल बनाना है। उसका डायमीटर अगर आपको दिया हो कि जो उसका डायमीटर है वो 20 mm का है, तो इसका सेंटर यहाँ है, तो इसका डायमीटर जो 20 mm का है, तो 20 mm के डायमीटर को लेकर जो हमें सर्कल को खींचना है, तो किसके माध्यम से खींचेंगे, हम डिवाइडर के माध्यम से खींचेंगे। इस डिवाइडर के ही माध्यम से ही तो खींचेंगे। और अप्रत्यक्ष मापी क्यों है, क्योंकि इससे प्रत्यक्ष तरीके से नहीं कार्य करते। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 20 mm का डाया है, तो जो उसकी आर त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 10 mm। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार में स्केल पर रख के इसकी नोक को 10 mm की इसमें माप भरेंगे, जैसा कि इसमें आप चित्र में देख रहे हैं ना। इसमें क्या किया है इसने, एक नुकीले हिस्से को दूसरे नुकीले हिस्से को लेकर के उसमें माप को भर रहा है वो। फिर इस माप को भरने के बाद ये जो सेंटर पॉइंट है ना, एक पॉइंट यहाँ पर रखता है और दूसरे पॉइंट से इसको चारों तरफ घुमाता है। तो इससे क्या होता है, 10 mm की आपकी क्या हो जाएगी, 20 mm का एक त्रिज्या सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। तो अप्रत्यक्ष माप क्यों है, क्योंकि ये खुद माप नहीं लेता है, ये स्केल की मदद लेता है। इसको 10 mm तो पता नहीं कि कितना होता है, तो इसको 10 mm मापने के लिए स्केल की जरूरत पड़ेगी ना, कि 10 mm इतना होता है, आपको ये चीजें भरनी पड़ेंगी। तो यहाँ से माप लेके फिर ये इसके एक नुकीले हिस्से को यहाँ पर रखता है, फिर इसके बाद इसको चारों तरफ घुमाता है, जिससे क्या होगा, आपका जो डायमीटर रेडियस है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें पॉइंट ये है कि जैसे एक जो इसका पॉइंट यहाँ पर आप रखते हैं ना, वो इस एक जगह पर स्थिर रहे। उसको स्थिर रखने के लिए एक टाइप का प्रिक पंच होता है, प्रिक पंच। ठीक है, उस पंच से क्या करते हैं, यहाँ पर छोटा सा एक निशान बना देते हैं,
उससे क्या होता है, हल्का सा छोटा सा बारीक गड्ढा, तो जब वो जो पॉइंट होता है इसका, ये वाला हिस्सा, उस गड्ढे में जाके अटक जाता है। फिर जब आप इसे घुमाएंगे तो वो क्या है, वो इधर उधर भागेगा नहीं, वो एक ही जगह पर स्थिर रहेगा। तो आपका जो सर्कल है वो बहुत ही बढ़िया बेहतर बनेगा। इसीलिए प्रिक पंच का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। पंच के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बताना आवश्यक था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो ब्रिक पंच से पहले यहाँ पर डॉट डॉट लगा लेते हैं, उस पर प्रकार को रखते हैं, और फिर माप जो यहाँ से भर के प्रकार को यहाँ रखेंगे, और रखने के बाद हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। तो प्रकार का उपयोग क्या है, किसी भी प्रकार की वृत्तीय पथ को बनाना, चाप लगाना, ठीक है। इस टाइप का कार्य होता है कि हम वृत्तीय पथ पर जो भी हमें डायमेंशन करनी है, जो भी हमें माप लेनी है या उसकी मार्किंग करनी है, उसके लिए हम प्रकार का उपयोग करते हैं। इसकी भी जो टिप होती है वो नुकीली होती है, ताकि जब हम किसी पथ पर इसे घुमाएं तो उस पर एक लाइन खिंच जाए। हालांकि ये स्क्राइबर जितना नुकीला या मजबूत नहीं होता है कि वो परमानेंट उस पर लाइन बना सके, इसलिए यूज से पहले, किसी भी जॉब पे पहले लेप लगा दिया जाता है, एक खड़िया से, चौक से या तूतिया से लेप लगा लिया जाता है। और लेप लगाने के बाद फिर इसके बाद जब ये पूरा एक ही रंग में रंग जाता है, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर घुमाते हैं तो इस पर एक लकीर आराम से दिखाई देने लगती है। वो लैपिंग प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है, वो भी आपको बताई जाएगी, उसको बोलते हैं। डिवाइडर का जो आकार होता है वो 50 mm से 200 mm के बीच होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। डिवाइडर पॉइंट को सही स्थान पर बैठाने के लिए 30 डिग्री के प्रिक पंच के मार्ग का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पॉइंट को सही जगह, जैसे इसका कोई एक पॉइंट है, उसको सही जगह पे आपको रखना है ताकि वो इधर उधर ना घिसके, उसके लिए प्रिक पंच होता है एक, जिसका जो डिग्री होता है ये प्रिक पंच टाइप का होता है। ऐसा ये कितना होता है, ये 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री का होता है प्रिक पंच। तो पंच जब वहाँ डॉट बना लेते हैं तो फिर उसके ऊपर हम पंच को रखते हैं और कोई भी सर्कल घुमाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, ये देखिए अलग अलग। एक तो जिसमें क्या होता है कि कोई एडजस्टेबल नहीं होता, केवल आपको सीधे सीधे रेखाएं लेनी होती हैं। यहाँ पर देखिए केवल एक रिवेट है जिसपे ये टिका हुआ होता है, और दूसरा आप देखिए, दूसरे में क्या क्या होता है, विभिन्न, ये एडजस्टेबल होता है, मतलब इसकी दूरी को आप बहुत ही सूक्ष्म माप में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इसके नर्ल को घुमाएंगे ना, वैसे धीरे धीरे 0.5 1 mm धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें क्या, आपको घटाने और बढ़ाने के लिए अंदाजा लगाना पड़ता है, तो इसकी एक्यूरेसी जो है इससे कम होती है, ये ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें देखिए ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं पैग, इस वाले हिस्से को बोलते हैं स्प्रिंग, इसको बोलते हैं फलक्रम। इसके बाद ये बॉल होती है, यहाँ पर नर्ल होता है पकड़ बनाने के लिए, ये वॉशर होता है, या इसको लेग बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप इसको पीछे की तरफ घुमाते जाएंगे तो ये ऐसे धीरे धीरे खुलता जाएगा। इसका सिर पैर है, अभी ये बंद बंद पोजीशन में है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे खोलते जाएंगे ये खुलता जाएगा। तो ये एडजस्टेबल होता है और ये फिक्स्ड होता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग कैलिपर्स के बारे में। कैलिपर्स क्या क्या होते हैं। कैलिपर अप्रत्यक्ष माप उपकरण है, ये भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष, जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले आपको क्या करना है, स्केल दिया होगा, स्केल से आपको जाके नाप ले लेनी है, ये नाप कितनी है मेरी, उस नाप को जॉब पर रख के हमें मार्किंग करनी होती है। या फिर देखिए, मान लीजिए ये कोई जॉब है और इसकी चौड़ाई जो है वो 12 mm है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये क्या है। तो ये देखिए एक टाइप का ये आउटसाइड कैलिपर है, इसको बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर। इसमें क्या है, आप बाहर से कोई माप ले सकते हैं,
जैसे अब किसी वस्तु को आपने यहाँ से यहाँ तक माप लिया, ठीक है, अब इस हिस्से को जाके आपको स्केल पर रखकर चेक करना है, स्केल पर रखकर चेक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये इसकी माप कितनी है। इसको हम बोलते हैं आउटसाइड, मतलब जो माप बाहर से ली जाए। देखिए पहले तो ज्वाइंट के आधार पे कैलिपर दो प्रकार के होते हैं, फर्म ज्वाइंट कैलिपर और स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। फर्म ज्वाइंट देखा जैसे बीच में एक फर्म ज्वाइंट बना होता है जिसके आधार पे ये दोनों कैलिपर कार्य करते हैं, जो दोनों लेग होते हैं, ये लेग होता है। और उसके बाद ये स्प्रिंग ज्वाइंट होता है। स्प्रिंग ज्वाइंट में क्या होता है, एडजस्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए एडजस्टेबल नर्व बना होता है, इसको जितना आप खोलते जाएंगे इसका ये जो सिरा है वो ओपन होता जाएगा, और जितना इसको टाइट करते जाएंगे उतना ये हिस्सा बंद होता चला जाएगा। इसको बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर, मतलब जो माप हम बाहर से लेते हैं। आंतरिक माप के लिए इनसाइड कैलिपर, जो कोई माप अंदर से ली जा रही है। जैसे कि इस चित्र में देखिए आप, चित्र नंबर 2, इसने क्या किया, ये अंदर की साइड से ले रहा है, बाहर से नहीं ले रहा है, अंदर से ले रहा है। अंदर से लेने का मतलब इनसाइड, इनसाइड कैलिपर। जो माप हम अंदर की तरफ से लेते हैं उसे बोलते हैं इनसाइड कैलिपर, और जो माप हम बाहर की साइड से लेते हैं उसको हम बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर। जैसे ये देखिए, ये क्या कर रहा है, ये बाहर से ले रहा है माप, तो ये क्या है, आउटसाइड कैलिपर। फिर जो भी माप आएगी उस माप को स्केल पर रखकर, ये जो हिस्सा है इसको आप स्केल पर रखेंगे और स्केल पे आप पता कर लेंगे कि ये माप कितनी है। मतलब आपको डायरेक्ट तो नहीं पता चल पा रहा है, आपको किसी का माध्यम का सहारा लेना पड़ रहा है। यही चीज अगर हम डायरेक्ट मापते हैं स्केल से या वर्नियर से तो हम उससे बोलते हैं प्रत्यक्ष मापी। अप्रत्यक्ष मापी मतलब जो हम किसी माप लेने के बाद किसी दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हेल्प ले जानने के लिए कि उसकी माप कितनी है, उसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष मापी। और ये जो इनकी सटीकता होती है वो 0.5 mm तक होती है, मतलब 1 mm का आधा, 1 mm का आधा, 0.5 mm तक। उसके बाद अगला है जैनी कैलिपर। फिटिंग शॉप में सबसे ज्यादा मेजरमेंट में उपयोग होने वाला कैलिपर है ये जैनी कैलिपर। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी अगर पार्ट है उसको आपको उसमें कोई मार्किंग करनी है, ये एक मार्किंग इक्विपमेंट है, मार्किंग मार्किंग टूल है जैनी कैलिपर जिसको बोलते हैं। जैनी कैलिपर में आप देखेंगे 2 लेग होते हैं, दो डंडे बने हुए हैं, एक टेढ़ा होता है और एक सीधा होता है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है जैनी कैलिपर की। इसको ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड लेग कैलिपर। इसको ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं। जब भी किसी जॉब में, मान लीजिए कोई जॉब है, इस जॉब में आपको यहां से लेके यहां तक मार्किंग करनी है और वो 10 mm लेनी है या 15 mm लेनी है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसने एक हिस्से को यहाँ लगा दिया स्केल पर और दूसरा 15 mm पे यहाँ पर सेट कर दिया। फिर सेम वही काम इस वाले हिस्से को यहाँ पर रख देगा और इस वाले हिस्से को यहाँ पर रख देगा, तो और फिर यहाँ से इसको स्ट्रेट सीधा लाएगा टच कराते हुए इस पॉइंट को। जो ऑड लेग है, जो टेढ़ा हुआ, जो टेढ़ा लेग है उसको जॉब की सरफेस से रगड़ते हुए सीधा लेके जब नीचे आएंगे आप तो एक सीधी लाइन बन जाएगी, तो इसके पैरेलल 15 mm की क्या है, एक सीधी लाइन बन जाएगी। यही काम होता है ऑड लेग कैलिपर का। ऑड लेग कैलिपर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये फिटिंग शॉप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देखिए ये दोनों साइड से भी होता है, आउटसाइड से भी होता है और इनसाइड से भी होता है। मान लीजिए आपको ये जॉब, फिगर नंबर 2 देखिए, अब स्टेप में आप ध्यान से देखिए, स्टेप बने हुए हैं। अब स्टेप से यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कोई माप लेनी है, तो उस माप को हम क्या करेंगे, पहले स्केल में भर लेंगे, स्केल में भरने के बाद इसको सीधे यहाँ रगड़ते हुए यहाँ तक ले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, एक सीधी लाइन यहाँ भी बन जाएगी इसके सापेक्ष। तो यही काम होता है ऑड लेग कैलिपर का। कोई भी हमें मार्किंग करनी होती है किसी भी जॉब पे,
तो मार्किंग के लिए हम ऑडलेग कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। इस कैलिपर के अन्य नाम हैं उभयलिंगी कैलिपर, पैर और बिंदु कैलिपर, अजीब पैर कैलिपर। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके बाद टाइप ऑफ मार्किंग पंचेस, विभिन्न प्रकार के जो पंच इस्तेमाल किए जाते हैं फिटिंग शॉप में, उसके बारे में आप पढ़ते हैं हम लोग। किसी भी मार्किंग को पक्का करने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं पंचिंग। और पंचिंग के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? पंच का। विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप के पंच होते हैं उपयोग के आधार पे। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई जॉब है, अब उस पर आपने डिवाइडर से या ऑडलेग कैलिपर से कोई मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग को, ये काम करते समय ये मार्किंग मिट न जाए, इसके लिए क्या करते हैं? इस पर हम पंचिंग कर देते हैं। तो इस पंच की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? डॉट पंच, इस पर मार्किंग कर लेते हैं, डॉट 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 बिंदु बना देंगे यहाँ पे। और फिर जब हमें इस हिस्से को काट कर निकालना है तो इस डॉट की सहायता से ही हम इसको यहाँ से यहाँ तक काट कर बाहर निकाल देते हैं। तो जो हमारा जॉब है वो जैसी डिज़ाइन दी हुई है उसके अनुसार बनकर तैयार हो जाता है। तो पंच का मेन कार्य यही होता है मार्किंग को पक्का करने के लिए किसी भी। या फिर दूसरा मैंने आपको बताया था, जब हम डिवाइडर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कोई पॉइंट की आवश्यकता होती है, जहाँ पर उसके जो लेग के पॉइंट को टिकाने के लिए आवश्यकता होती है ताकि वो अपने बिंदु से इधर उधर ना खिसके। तो उसके लिए हम भी क्या करते हैं? प्रिक पंच का इस्तेमाल करते हैं, प्रिक पंच। तो अलग अलग टाइप के पंच होते हैं, जैसे कि एक होता है सेंटर पंच की यहाँ पर बात हो रही है। सेंटर पंच में बिंदु का कोण 90 डिग्री होता है, ये पढ़ लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है। जो सेंटर पंच होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री इस प्रकार से मापा गया है। किस प्रकार से दिखाया जा रहा है 90 डिग्री, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये बिंदु है तो इस बिंदु से यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है, और इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर पंच। सेंटर पंच का कार्य क्या होता है? जब भी कोई वस्तु में हमें ड्रिल करना होता है, मान लीजिए कोई जॉब है, इस पे हमें यहाँ पर ड्रिल करना है, तो जब ड्रिल का जो नोक होता है उसको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है कि उसको ड्रिल को शुरू कहाँ से करना है। तो इस पंच की सहायता सबसे पहले हम यहाँ पर पंच मार देते हैं ताकि एक पॉइंट बनकर तैयार हो जाए। फिर जब हम ड्रिलिंग मशीन की जो बिट होती है उसको ऊपर से लाते हैं और इस पर टिका देते हैं ताकि जो बिट है और जो जॉब है वो एक सीधी अलाइन, एक सीध में आ जाए, और जो ड्रिलिंग का जो ऑपरेशन है वो सफलतापूर्वक शुरू हो सके। तो ड्रिलिंग को शुरू करने के लिए जिस पॉइंट की जरूरत होती है वो हम किससे तैयार करते हैं? सेंटर पंच से। उसी प्रकार अलग अलग टाइप के पंच होते हैं। ये देखिए एक 60 डिग्री का पंच होता है, इसको हम बोलते हैं डॉट पंच। डॉट पंच। ये 30 डिग्री का एक पंच होता है, इसको बोलते हैं प्रिक पंच, PRICK, प्रिक पंच। डॉट पंच की जरूरत कहां पर पड़ती है? जैसा आप इस चित्र में देखिए, डॉट पंच में क्या हो रहा है, ये जगह जगह इसने जैसे ही ये जो शेप बनाई गई है, पहले डिवाइडर और स्क्राइबर, डिवाइडर स्क्राइबर और आपके जेनी कैलिपर की मदद से पहले ये मार्किंग कर ली जाती है। मार्किंग पर ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये हमें पंच के माध्यम से, ये जो पंच दिया है ना डॉट पंच, इसके माध्यम से यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर मान लीजिए आपकी रेखाएं मिट भी जाएं तो इस पंच की सहायता से आपको पता चल जाए कि आपकी लाइनें कहाँ पर है। तो मार्किंग को पक्का करने के लिए, मार्किंग को पक्का करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग होता है। प्रिक पंच मैंने आपको बताया था। प्रिक पंच का इस्तेमाल कहाँ होता है? प्रिक पंच का इस्तेमाल दो जगह होता है। एक तो ऐसे मेटल जो बहुत ही हल्के होते हैं, जैसे कि आपका हो गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है? बहुत ही हल्का मटेरियल होता है। टिन हो गया, कोई पतली चादर हो गई, पतली चादर,
तो ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करने के लिए हम लोग प्रिक पंच का इस्तेमाल करते हैं, जिसका जो कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है, और जहां पर हम मार्किंग को पक्का करते हैं वहां पर होता है 60 डिग्री का कोण। तो आपको आई होप याद रहेगा, ये चीज आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो सेंटर पंच होता है वो 90 डिग्री का होता है। ड्रिलिंग में जो ड्रिल पॉइंट हम बनाते हैं स्टार्ट करने के लिए, उसके लिए सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है। 60 डिग्री का जो पंच होता है उसको हम बोलते हैं डॉट पंच। डॉट पंच किस काम आता है? किसी भी मार्किंग को पक्का करने के काम आता है। यहाँ पर दिया हुआ मार्किंग को पक्का करने के। और प्रिक पंच क्या होता है? ये बहुत ही महीन पंच होता है जो डिवाइडर का पॉइंट रखने के लिए, प्लस हल्के जो मेटल होते हैं एल्युमिनियम, टिन, पतली चादर, उस पर मार्किंग करने के लिए काम में आता है। यहाँ तक हमने मार्किंग टूल्स के बारे में पढ़ा है कि पंच जो होता है वो कितने प्रकार का होता है और ये कैसे कैसे स्थानों पर इसे कार्य में लाया जाता है। आपने देखा होगा पंच के लिए हम लोग पंच को हिट करने के लिए, भाई पंच है तो उसको हिट करने के लिए हमें किसी हथौड़े की भी जरूरत पड़ेगी। तब उसके बारे में फिर हम हथौड़े के बारे में पढ़ेंगे, किस किस टाइप के जो हैमर्स हैं। हथौड़े को अंग्रेजी में बोलते हैं हैमर्स, HAMMERS, हैमर्स। तो प्रिक पंच पे हिट करने के लिए, चोट करने के लिए हम हैमर का उपयोग करते हैं। तो हैमर भी क्या होता है, इंजीनियरिंग लाइन में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसा ही नहीं कि आप कोई भी हैमर लिया और आपने इस्तेमाल कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको सुविधा के अनुसार जैसा नियम बताया गया है उसके आधार पर ही हैमर का चुनाव करना है और फिर आपको पंचिंग का या फिर किसी भी प्रकार का कार्य करना है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हथौड़ों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, उनके हिस्सों को पहचानेंगे, कौन कौन टाइप के हिस्से होते हैं, फिर हथौड़े के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि इंजीनियरिंग का हथौड़ा एक हाथ का उपकरण है जिसका उपयोग छिद्रण मतलब छेद करने में, किसी चीज को झुकाने मतलब बेंड करने में, सीधा करने में, छीलने में, फोर्जिंग, फोर्जिंग का मतलब होता है पीट कर फैलाना। फोर्ज मतलब पीट कर फैलाना। कोई धातु है उसको हम पीट पीट कर जो फैला देते हैं उसी को बोलते हैं हम फोर्जिंग, पीट कर फैलाना। जो आपका जो लोहार होता है वो क्या करता है, लोहे को पहले गर्म करता है, गर्म करके क्या करता है, उस पर हिट करता है, उसके हम क्या बोलते हैं, हॉट फोर्जिंग। हॉट फोर्जिंग मतलब गर्म करके पीटना। और जब बिना गर्म किए जो पीटते हैं उसे बोलते हैं कोल्ड फोर्जिंग। बिना गर्म किए जब पीट कर हम फैलाते हैं तो उसे बोलते हैं कोल्ड फोर्जिंग। रिवेटिंग, कोई भी चीज में रिवेट लगा रहे हैं तो हम हथौड़े का उपयोग करते हैं। और भी कई कार्यों के लिए, जैसे घरों में कील ठोकने के लिए, ऐसे बहुत से कार्य होते हैं छोटे मोटे, जहाँ पर चोट का कार्य होता है वहां पर हम हथौड़े का उपयोग करते हैं। अब हथौड़े के कितने प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? सिर और हैंडल, दो ही तो भाग होते हैं। एक सिर होता है जो लोहे का बना होता है और दूसरा जो हैंडल जो लकड़ी का होता है। हैमर ड्राफ्ट फोर्ज्ड कार्बन स्टील से बना होता है। ये जो होता है वो कार्बन स्टील का बना होता है जो उसका सिर होता है, जबकि लकड़ी का हैंडल जो उसके झटके होते हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि लोहे का भी क्यों नहीं हैंडल बनाया जाता। आपने देखा होगा जो हथौड़ा होता है, हथौड़े में जो लकड़ी लगाई जाती है वो अक्सर लकड़ी की ही लगाई जाती है, लोहे की क्यों नहीं लगाई जाती? क्योंकि लकड़ी में क्या होता है, झटके सहने की क्षमता होती है। तो जब आप किसी चीज पे चोट मारते हैं तो बहुत तगड़ा झटका उत्पन्न होता है, तो उस झटके को आपके हाथ तक ना पहुंचे, वो जो झटका है वो आपके हाथों तक ना पहुंचे, उसके लिए हम क्या करते हैं, लकड़ी के हैंडल का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी के हैंडल का इस्तेमाल। उसके बाद हथौड़ों के सिर में भी कई हिस्से बने होते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हथौड़े का, उसमें भी कई हिस्से बने होते हैं। पिन, गॉल, आंख, सॉरी आंख का छेद, जो उसका उसका जो जिसमें आपकी जो लकड़ी का हैंडल जिसमें जाके एडजस्ट होता है उसी को बोलते हैं आंख का छेद। जैसा इस चित्र में आप देखिए, फिगर नंबर 1 में, फिगर नंबर 1 इसमें देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेस। 1 नंबर देखिए फेस। फिर 2 नंबर क्या होता है? पिन, जो गोल वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं पिन। उसके बाद
जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं आंख का छेद। ये जो तीसरा वाला हिस्सा है, छेद। उसके बाद जो चौथा हिस्सा होता है उसे बोलते हैं गॉल। सॉरी, ये उल्टा मैंने लिख दिया है, इसको थोड़ा आप लोग सही कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं आंख का छेद, और इसे बोलते हैं गॉल। जो साइड का हिस्सा, इसका हिस्सा होता है हैमर के फेस के साइड का हिस्सा, इसे हम बोलते हैं गॉल, इसे बोलते हैं छेद। ये तो दिख ही रहा है कि एक छेद है जिसमें जाकर आपकी जो हथौड़ी होती है, हथौड़ी का टुकड़ा, वो जाके एडजस्ट हो जाता है। अब जो उपयोग के आधार पे क्या होता है, उपयोग के आधार पे जो हमारा जो हैमर होता है वो भी कई प्रकार का होता है। एक होता है बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट हैमर। तो बॉल पिन हैमर क्या होता है और क्रॉस पिन क्या होता है? बॉल पिन हैमर मतलब जिसमें ऊपर ये सर्कुलर हिस्सा बना होता है, बॉल टाइप का, उसे हम बोलते हैं बॉल पिन हैमर। और जो क्रॉस पिन हैमर क्या होता है? क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट हैमर में बहुत ही माइनर फर्क होता है। फिगर नंबर 2 देखिए आप लोग, इसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा। बॉल पिन हैमर, तो ये तो आपका पहला हो गया बॉल पिन हैमर। फिर दूसरा है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं हथौड़े का जो हेड है, इसमें हम डंडा जब लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो इस डंडे के सीध के ये जो नुकीला वाला हिस्सा है वो ऐसे है, मतलब डंडा ऐसे आया हुआ है और नुकीला वाला हिस्सा ऐसे है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर। सेम कंडीशन इसमें क्या है, इसमें क्या डंडा आपका इधर से आ रहा है, अगर डंडा आपका ऐसे आ रहा है और जो इसका नुकीला हिस्सा है वो भी डंडे के सीध में है, तो डंडे की सीध में होने की वजह से क्या है, ये और ये देखिए एक सीध में है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। ये क्रॉस क्यों होता है? क्योंकि सीधा जा रहा है और ये टेढ़ा जा रहा है उसके लंबवत, इसलिए ये होता है क्रॉस पिन और ये होता है स्ट्रेट पिन हैमर। यही हैमर की पहचान होती है। क्रॉस पिन समझ में आ गया आपको? क्रॉस पिन मतलब जैसे ये कोई सीधा गया है और ये जो इसका डॉट है, जो एज है, वो टेढ़ा जा रहा है, इसके लंबवत जा रहा है, मतलब ये देखेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो इसे वो बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर। और ये सीधा जा रहा है और ये भी इसके अपेक्षा जो लाइन है ये भी सीधी जा रही है, तो ये क्या है 180 डिग्री पर है, मतलब सीधी है, तो ये स्ट्रेट पिन हैमर कहलाएगी। आई होल हैंडल को ठीक करने के लिए होता है, इसे हैंडल को मजबूती से फिट करने के लिए आकार दिया जाता है। जैसे ये देखिए आई होल, ये एक प्रकार का आई होल है, इसमें क्या करता है हैंडल को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसमें आपने देखिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है, इसमें हैंडल को लगाकर इस चिप को इसमें स्लॉट में फिट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है हैंडल के पकड़ में मजबूती आ जाती है, इसको बोलते हैं हम आई होल, क्योंकि ये सीधा होता है। इसका शेप देखिए आप, आई इस आकार का है, ये क्या है आई, इसलिए बोलते हैं इसको आई होल। शेप देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये हथौड़े का क्या नाम है। बॉल पिन का उपयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पर इस चित्र में देखिए फिगर नंबर 5 में एक रिवेट है, रिवेट का जो ऊपरी हिस्सा है वो सर्कुलर है। अब सर्कुलर हिस्से पे जब बीच में चोट मारेंगे तो क्या है पूरी तरीके से फैल जाएगा, बैठ जाएगा। तो इसलिए जब भी हम रिवेटिंग का उपयोग करते हैं तो वहां पर आपका किसका उपयोग करते हैं? बॉल पिन हैमर का। रिवेटिंग के लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस पिन का उपयोग धातु के एक में फैलाने के लिए किया जाता है। जैसे कि धातु में कोई हमें दबाव बनाकर धातु को हमें एक प्रकार से कर्तन क्रिया करनी, धातु पर कोई भी हमें छोटी सी कर्तन क्रिया, काटने वाली क्रिया, जैसा कि आप इस चित्र फिगर नंबर 6 में देखिए कि क्रॉस पिन में जो ये शेप बना हुआ है इसका, जब आप इस पे हिट करते हैं तो उसी प्रकार का शेप इस मेटल पे बनते जा रहा है। ये मेटल है, ये कोई प्लास्टिक नहीं है, ये मेटल है। तो जैसा आप इसका इस्तेमाल करेंगे वो उस प्रकार का शेप इस पे बनाता चला जाएगा। दूसरा इसका उपयोग क्या होता है? दूसरा उपयोग, मान लीजिए कोई सकरी जगह है, जैसा कि आप इस चित्र में देखिए, इस सकरी जगह पे अगर आप सीधा करके मारेंगे तो इधर उधर
मतलब फंसने के चांसेस होते हैं। इसलिए जो सकरी टिप होती है, छोटी टिप, पतली टिप, उस टिप के सहायता से इस पे चोट मारी जाती है, जिससे वो आसानी से सकरी जगहों पर भी हमें हैमरिंग का जो प्रोसेस है वो हम आसानी से कर सकें। तो सकरी जगहों पर हम हैमर से चोट कर सकें और वहां पर हम अपना कार्य को पूर्ण कर सकें। बॉल पिन हैमर का उपयोग पार्टिल मेटल में छेनी चलाने के लिए भी किया जाता है। फिगर नंबर 8, ये देखिए, जो बॉल पिन हैमर है ये छेनी चलाने के लिए, छेनी से हम कोई कर्तन क्रिया कर रहे हैं, कटिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस पर कंटिन्यूअस जो हमें हिट करना है छेनी पे, वो हम किससे करते हैं? बॉल पिन हैमर से ही करते हैं। इसका वजन जो होता है 125 ग्राम से 750 ग्राम तक होता है। वो आपके कार्य पे आधारित होता है कि आप कैसा कार्य कर रहे हैं। जैसे अगर आप डॉट पंच या प्रिक पंच या कोई भी पंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पंच में आपको हल्के 125 से 300 ग्राम तक के हथौड़े का उपयोग करना चाहिए। अगर आपको कोई फोर्जिंग प्रक्रिया करनी है तो आपको 750 ग्राम तक का हथौड़े की आवश्यकता पड़ेगी। इंजीनियरिंग में हथौड़े का वजन जो होता है वो लगभग 250 ग्राम का होता है। हथौड़े का उपयोग करने से पहले देखिए कुछ सावधानियां हैं, वो भी आपको समझ लेनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि हैंडल ठीक से फिट किया गया है। जैसे आपका जो हैंडल है लोहे का, वो सही से फिट है या नहीं। अगर ये लूज होगा तो क्या होगा? आप झटके से जब हाथ उठाएंगे तो निकल कर किसी के सिर पर लग सकता है या किसी को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि इसका जो हैंडल है प्रॉपर तरीके से इस पर टाइट है कि नहीं। काम के लिए उपयुक्त सही वजन वाले हथौड़े का उपयोग करें। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पंचिंग में आप बहुत हैवी हथौड़े का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? आपका पंच ही टूट जाएगा। तो आपको वहां पर हल्के हथौड़े का उपयोग करना है। कोई भारी काम करना है, फोर्जिंग करनी है, किसी धातु को पीट के फैलाना है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? वहां पर आप वजनी 750 ग्राम तक के वजन हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे। हथौड़े की सिर की जांच कर लें और संभाल लें कि कहीं कोई दरार तो नहीं है। जैसे हथौड़े का जो मेटल वाला हिस्सा होता है उसको आप यूज करने से पहले चेक कर लेना चाहिए, कहीं वो क्रैक तो नहीं हो गया यूज करते करते। अगर उसमें क्रैक भी पड़ गया है तो आप चोट मारेंगे तो अलग टूट कर अलग भी गिर सकता है, निकल सकता है, तो काम के दौरान आपको चोट लग सकती है छटक कर। तो ये भी आपको देखना है कि हथौड़े को यूज करने से पहले उसका जो लोहे का हिस्सा है उसमें कोई क्रैक तो नहीं है, उसको चेक कर लें। सुनिश्चित करें कि हथौड़े का चेहरा तिल या ग्रेस से मुक्त हो। आपको ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जब भी हथौड़ा एक ऐसा उपकरण है जिसमें फिसलन बिल्कुल नहीं चाहिए, उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। उसमें अगर तेल या कोई भी ऐसा लुब्रिकेंट पदार्थ लगा होगा तो आपका हाथ से वो फिसल सकता है और बहुत ही गंभीर चोट लग सकती है। तो इस बात को सुनिश्चित बिल्कुल कर लें कि हथौड़े आप जो आपका है उस पर किसी भी प्रकार का लुब्रिकेंट नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग का हथौड़ा मतलब सारे जो आपके जो सिलेबस दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने बुनियादी फिटिंग में टाइप ऑफ मार्किंग, पंचेस और हथौड़े तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो वी ब्लॉक पर होगा। उसके बाद हम लोग वी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि इसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत छोटी छोटी बारीक जानकारियां जो मैंने आपको बताई वो आप उसको ध्यान से सुन भी रहे होंगे, उसको अप्लाई भी कीजिएगा अपनी पढ़ाई में। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद।